सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर डसना और विष कहां से पाया। आगे की है ये पंक्तियां। इसी तरह से रघुवीर साय कहते हैं, क्या कहते हैं कि 20 साल धोखा दिया गया। क्या कि 20 साल धोखा दिया गया, फिर कहा जाएगा विश्वास करने को। जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को। संसद एक मंदिर है। फिर से कहते हैं रघुवीर साहब, क्या कहते हैं कि संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। जीवनदानी गोंददानी सदस्य तोंद समुखदर बोले कविता में, देश प्रेम लाना है, हरियाणा प्रेम लाना है, आइसक्रीम खाना है। तो इस प्रकार की अति यथार्थवादी जो कविताएं थी वो जिस काल में लिखी गई थी वो काल कहलाया था प्रयोगवाद। तो आज हम प्रयोगवाद का टेस्ट लेने जा रहे हैं। प्रयोगवाद का टेस्ट है जो टेस्ट संख्या 21 में माना जाएगा और आज हम प्रयोगवाद का प्रथम टेस्ट ले रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं या जैसा कि अक्सर होता है कि जिस दिन जिस काल का पहला टेस्ट रहता है उस दिन हम उस काल को संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ताकि हमें प्रश्नों को हल करना आसान रहे। तो प्रयोगवाद आज का हमारा जो बिंदु है वो है प्रयोगवाद। हालांकि हम टेस्ट करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये है अपना पहला प्रश्न टेस्ट में। तो आज हम टेस्ट करेंगे प्रयोगवाद का। ठीक है, पहला टेस्ट है प्रयोगवाद का और वैसे टेस्ट संख्या ये 21 है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानने के बाद फिर हम टेस्ट करेंगे। तो प्रयोगवाद साधारणतः हिंदी साहित्य के इतिहास में, साधारणतः हिंदी साहित्य के इतिहास में 1943 से लेकर 1953 ईस्वी का जो कालखंड था उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना गया था। 1943 से लेकर 1953 ईस्वी। अब इसके भी कुछ नाम थे। अब नाम क्या थे वो नाम भी मैं बता देना चाहता हूं। नाम कौन कौन से थे? इसके नाम थे प्रयोगवाद, फिर इसे ही प्रपद्यवाद, फिर इसे ही नकेनवाद और फिर इसे ही नई कविता। ये इसके नाम चलते गए लगातार आगे से आगे। तो ये कैसे चले? जो प्रयोगवाद नाम है, जो प्रयोगवाद नाम है इसका प्रयोग कैसे हुआ इसके बारे में बताना चाहता हूं। प्रयोगवाद शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसमें? उनका एक निबंध था प्रयोगवादी रचनाएं। क्या था? उनका एक निबंध था प्रयोगवादी रचनाएं जिसमें उन्होंने इस का प्रयोग किया था। क्या नाम था? प्रयोगवादी रचनाएं। इस निबंध में उन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इस प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? अज्ञ को माना जाता है। किसको माना जाता है? अज्ञ को माना जाता है। और कब से प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी से। कब? तार सप्तक से। तार सप्तक से। क्योंकि तार सप्तक का संपादन अज्ञ ने किया था इसलिए इसको प्रवर्तक माना जाता है। और प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है। क्यों माना जाता है तार सप्तक से? क्योंकि तार सप्तक के जो कवि थे, तार सप्तक के जो कवि थे उन्होंने जो कविताएं थी, जो काव्य रचना थी उसमें भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, अलंकार के स्तर पर, उपमान के स्तर पर, अन्य सभी स्तर पर उन्होंने प्रयोग किए थे। और प्रयोग शब्द का बार बार प्रयोग भी किया था। किस शब्द का? प्रयोग शब्द का। इसलिए इन सब के लिए, ठीक है, इसलिए इन सब के लिए
तार सप्तक के बाद, पहले तार सप्तक के बाद जब बार बार प्रयोग कर रहे थे, तब नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि इस दौरान जो कवि रचनाएं कर रहे हैं वो लगातार उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो जब तक उनके लिए कोई स्थायी नाम नहीं मिल जाता तब तक हम उन्हें प्रयोगवादी रचनाएं कह सकते हैं। जब तक उनके लिए कोई स्थायी नाम नहीं मिल जाता तब तक हम उन्हें प्रयोगवादी रचनाएं कह सकते हैं। ये कब कहा था? पहले सप्तक के आने के बाद, क्योंकि पहले सप्तक में जो कवि थे वो प्रयोग शब्द का बार बार प्रयोग कर भी रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर दूसरा सप्तक में जो अज्ञे है वो इसका विरोध करते हैं। दूसरा सप्तक कब आता है? 1951 ईस्वी में जब दूसरा सप्तक आता है तब वो इसका क्या करते हैं, इस नाम का, प्रयोगवादी नाम का विरोध करते हैं। और वो 1951 में ही जून में लगभग आता है उनका प्रतीक जो पत्र है, उसमें वो इसका नया नाम देते हैं नई कविता। इसको कौन सा नाम दे देते हैं? नया नाम नई कविता देते हैं। अर्थात कहने से तात्पर्य है कि जिनको प्रयोगवादी रचनाएं कहा गया था वो प्रयोगवादी नहीं थे, वो अपने आप को प्रयोगवादी नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक स्तर पर प्रयोग किया था, इसलिए सभी ने मिलकर उनके लिए प्रयोगवादी नाम ही रखा। इसी में क्या था, एक आता है प्रपत्यवाद, इसी को प्रपद्यवाद भी कहा गया था। ये थे नलिन विलोचन शर्मा। कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। तो इन्होंने क्या किया कि तीन कवियों को लेकर, यही प्रपद्यवाद था और यही नकेनवाद था। इन्होंने नलिन विलोचन शर्मा और उसके बाद केसरी कुमार और नरेश कुमार, नरेश कुमार, इन दो के साथ मिलकर नलिन विलोचन शर्मा ने नकेनवाद की स्थापना की। और ये कहते थे कि जिन लोगों को, जो अज्ञा का मंडल था उसको कहते थे कि वो तो प्रयोगशील है, वो तो प्रयोगशील कवि है, प्रयोगवादी कवि तो हम हैं। जैसे ही अज्ञा ने कहा था कि प्रयोग हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है, प्रयोग का विरोध करते हुए, अपने लिए प्रयोगवादी शब्द का विरोध करते हुए दूसरे सप्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा था कि प्रयोग हमारे लिए साध्य नहीं है, वह केवल साधन है। लेकिन इन्होंने प्रपद्यवाद जो था, नलिन विलोचन शर्मा जो थे, इन्होंने उसको क्या माना था? साध्य ही माना था। ये प्रयोग करते थे, ये लगभग 1956 में। ठीक है, अब आता है उसके बाद नई कविता। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि 1951 में प्रतीक के अंदर ये नई कविता शब्द का प्रयोग कर चुके थे। लेकिन इसके अलावा 1954 ईस्वी में अर्धवार्षिक, क्या 1954 ईस्वी में अर्धवार्षिक कविता संग्रह निकला। किस नाम से? नई कविता। नई कविता नाम से अर्धवार्षिक कविता संग्रह निकला था, जिसे नई कविता के नाम से जाना जाएगा। और किसने किया था इसका संपादन? इसका संपादन किया था डॉक्टर जगदीश गुप्त व राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने किया था इसका संपादन? डॉक्टर जगदीश गुप्त व राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। कब? 1954 में। अतः फिर कब से हो गया? 1943 से लेकर 1943 ईस्वी तक का जो काल था वो क्या कहलाया था? प्रयोगवाद कहलाया था। क्यों कहलाया था? क्योंकि इस काल में भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, उपमान के स्तर पर और अलंकार के स्तर पर, अन्य सभी स्तरों पर इसमें प्रयोग हुए थे और इन लोगों ने प्रयोग शब्द का प्रयोग भी किया था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बता दें, जो प्रपद्यवाद है उसके लिए किसने? बच्चन सिंह ने। किसने? बच्चन सिंह ने एक नाम और बताया था, वो था रूपवाद या कलावाद नाम का प्रयोग किया है। किसने? बच्चन सिंह ने रूपवाद या कलावाद नाम का। इसी तरह से जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है वो संयुक्त रूप से
नई कविता और प्रयोगवाद दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत से, हालांकि कुछ जो साहित्यकार वो तो ये मानते हैं कि प्रयोगवाद अलग था, नई कविता अलग थी, और अधिकतर साहित्यकार ये मानते हैं कि प्रयोगवाद जो कवि थे वहीं चलकर आके नई कविता में चले गए थे, क्योंकि प्रयोगवादी जो कवि थे वो वास्तव में अपने आप को प्रयोगवादी मानते ही नहीं थे, तो फिर वो नई कविता के ही कहलाए, तो वही कवि नई कविता में चले गए थे। प्रयोगवाद का विकसित रूप ही नई कविता था, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन जो गणपति चंद्र गुप्त है, गणपति चंद्र गुप्त जो है वो क्या है, प्रयोगवाद वह नई कविता को संयुक्त रूप से अति यथार्थ वाद की संज्ञा देते हैं, अति यथार्थवाद की संज्ञा देते हैं। कौन? गणपति चंद्र गुप्त। किसकी संज्ञा देते हैं? अति यथार्थवाद की संज्ञा वो देते हैं। इसके अलावा क्या था, इस काल की एक कमी थी प्रयोगवाद की, वो थी कि इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, लोक कल्याण, लोक कल्याण की उपेक्षा, ये इसका एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इन लोगों ने, जो प्रयोगवाद के जो कवि थे, वो व्यक्तिवाद को महत्व देते थे। व्यक्तिवाद को महत्व देने के लिए अपनी स्वयं की अनुभूतियों को ही उन्होंने महत्व दिया और उन्हीं को कविता समझा और उन्हीं को ही अनेक तरीकों से, अनेक प्रयोगों के साथ उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने समाज की पीड़ा को बिल्कुल नहीं समझा है। यही जो लोक कल्याण की उन्होंने उपेक्षा की थी, यही इसका सबसे बड़ा क्या था, दोष था। अब आता है इसके बारे में थोड़ा सा और कि प्रयोगवाद क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी। तो विशेषताओं की बात कहते हैं तो एक नंबर पर तो ये था कि व्यक्तिकता को महत्व, इस काल में व्यक्तिकता को महत्व दिया गया, स्वयं को महत्व दिया गया था, स्वयं के भावों को महत्व दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है क्षण का महत्व। इस काल में क्षण के महत्व का चित्रण है। फिर है अनास्था का चित्रण। इस काल के कवियों को जो धार्मिक आडंबर है उनके प्रति किसी प्रकार की आस्था नहीं रही थी, वे व्यक्ति को ही महत्व दे रहे थे। सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों में किसी प्रकार की कोई आस्था इन लोगों को नहीं थी ये लोग। इसके अलावा व्यंग्यात्मकता, इस काल की एक अन्य जो विशेषता थी वो व्यंग्यात्मकता भी रही थी। जैसे कि अभी भी मैं बोल भी चुका हूँ कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तो ये एक प्रकार की व्यंग्यात्मकता भी इस काल की रही थी। और उससे बड़ी बात यह कि कुंठा की अभिव्यक्ति, इस काल में कुंठा की अभिव्यक्ति हुई है। यही अंतर था छायावाद में और इसमें। छायावाद में केवल भावनाओं को व्यक्त किया गया है, अपनी कुंठाओं को व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन इस काल में कवि द्वारा अपनी कुंठाओं को भी व्यक्त किया गया है। इस काल की एक और महत्वपूर्ण बात है, इस काल में प्रमुख रूप से जो कवि थे उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। 1911 में, इस काल में प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि हैं, 1911 ईस्वी ये जन्म है इनका, अज्ञेय आसान रहेगा आपके लिए याद करने में। 1911 ईस्वी शमशेर बहादुर सिंह है। इसके बाद आता है 1914 ईस्वी, 1914 में है भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र।
1917 ईस्वी में प्रभाकर माचवे, 1917 ईस्वी में मुक्ति बोध, 1917 के बाद आता है 1919 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर, 1922 ईस्वी में नरेश मेहता, 1924 ईस्वी में जगदीश गुप्त, 1926 ईस्वी में धर्मवीर भारती, 1927 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1927 में ही कुंवर नारायण, 1929 में रघुवीर सहाय, 1931 में दुष्यंत। ये इस काल के प्रमुख कवि थे। 1911 में दो थे, आज्ञा और शमशेर बहादुर सिंह। 1914 में भवानी प्रसाद मिश्र, 1917 में प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध, 1919 में गिरिजा कुमार माथुर, 1922 में नरेश मेहता, 1924 में जगदीश गुप्त, 1926 में धर्मवीर भारती, 1927 में सुरेश्वर दास सक्सेना और कुंवर नारायण, 1929 में रघुवीर साय, 1931 में दुष्यंत कुमार। ये इस काल के प्रमुख कवि थे। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, सिर्फ नाम मात्र को और बता देना चाहता हूं कि इस काल में तार सप्तक, इस काल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी तार सप्तक। तो एक नंबर पर आता है तार सप्तक। कब? 1943 में, 1943 में तार सप्तक। 1951 में दूसरा सप्तक। 1959 में तीसरा सप्तक। 1989 में चौथा सप्तक। ये चार सप्तक आए थे इस प्रयोगवाद के अंतर्गत। इन चारों सप्तकों का जो संपादन किया था वो आज्ञा द्वारा किया गया था। इसके जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा ट्रिक के बारे में बता देना चाहता हूं कि पहला जो है वो है प्रभा ने अग्गी राग गाया। पहला जो है प्रभा ने अग्गी राग गाया। दूसरा है शब धन शहर। तीसरा है विप्र के सम कुंकी। चौथा है असु श्री नसरारा। अब इनके मैं नाम बता देना चाहता हूं कि पहला है प्रभा ने अग्गी राग गाया, दूसरा शब्दन शहर, तीसरा विप्र के सम कुंकी और 4 नंबर पर है असु श्री नसरारा। तो इनका क्या है? प्र से आएगा प्रभाकर माचवे, प्र से प्रभाकर माचवे, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल,
ने से नेमिचंद्र जैन, ऐ से अज्ञे, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और गै से गजानन माधव मुक्तिबोध। तार सप्तक के जो प्रथम कवि है, जब तार सप्तक हम देखते हैं तो उसमें जो पहले नंबर पर कवि आते हैं वो आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, और अंत में आते हैं अज्ञे, मतलब जिनकी कविताएं संकलित की गई हैं, सबसे पहले जिनकी कविताएं ली गई है वो है मुक्तिबोध, जिनकी सबसे अंत में कविताएं ली गई है तार सप्तक में वो है अज्ञे। और वैसे इसकी ट्रिक ये है कि प्रभाकर माच, ये है क्या नाम है, हाँ प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर आता है शब्दन शहर, श से शमशेर बहादुर सिंह, भय से भवानी प्रसाद मिश्र, ध से धर्मवीर भारती, न से नरेश मेहता, श से शंकुत माथुर, है से हरिनारायण व्यास, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है से हरिनारायण व्यास और रै से रघुवीर सहाय, वी से विजय देव नारायण साई, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, के से केदारनाथ सिंह, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैं से मदन वात्स्यायन, कु से कुंवर नारायण और की से कीर्ति चौधरी, ऐ से अवधेश कुमार, सु से सुमन राजे, श्री से श्रीराम वर्मा, न से नंद किशोर आचार्य, स से स्वदेश भारती, रा से राजकुमार कुंभज और रा से राजेंद्र किशोर। अब इसमें क्या था कि 3 महिलाएं थी, कितनी महिलाएं थी? 3 महिलाएं थी, एक तो थी शंकुत माथुर, एक थी कीर्ति चौधरी और एक थी सुमन राजे, एक थी सुमन राजे। श से शंकुत माथुर, की से कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, मतलब दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। पहले में कोई महिला नहीं थी, पहले तार सप्तक में कोई महिला नहीं थी, शंकुत माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे ये थी। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर, देखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, तैयार रहिए। अज्ञे की, हो सकता है थोड़ा लाइट कर दिया, ये पीपीटी टीवीटी बना दी है, तो अगर कोई लाइट ज़्यादा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, ठीक है। अज्ञे की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। संवेदना और बौद्धिकता की यह सह यात्रा जहां रोमानी परंपरा को तोड़कर नए सौंदर्य बोध को से संपन्न स्वस्थ काव्य की सृष्टि करती है, वहीं बौद्धिकता का अतिरेक शुष्क ध्रुव है और नव रहस्यवादी कविता को जन्म देता है। उपयुक्त कथन किसका है? फिर से बोल देता हूं, नगेंद्र के बारे में किसी साहित्यकार ने कहा है, किसने कहा है ये आप देख लेना, किसने कहा है कि अज्ञे की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है, अज्ञे की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। जो स्वर वैविध्य, उनकी कविताओं में जो विविधता दिखाई पड़ती है उसका कारण उनकी बौद्धिकता है। तो इस काल की प्रयोगवाद की अति यथार्थपरकता या बौद्धिकता जो थी वो भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। संवेदना और बौद्धिकता की यह सह यात्रा, किन चीजों की? 2 चीजों की ये यात्रा है। किन किन चीजों की? एक तो है संवेदना की और दूसरी है बौद्धिकता की। 2 चीजें एक साथ इसमें चलती है, बौद्धिकता और संवेदना की यह सह यात्रा, जहां रोमानी परंपरा को तोड़कर नए सौंदर्य बोध से संपन्न स्वस्थ काव्य की सृष्टि करती है। वहीं बौद्धिकता जो है अतिरेक, शुष्क, दुरू है और नव रहस्यवादी कविता को जन्म देता है। किसकी है ये पंक्तियां? तो ये पंक्तियां हैं डॉक्टर नगेंद्र की। उत्तर हमारा क्या रहेगा? डॉक्टर नगेंद्र। क्या रहेगा उत्तर हमारा? डॉक्टर नगेंद्र। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है प्रश्न संख्या 2? कि उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, कांपी फिर थिर हो गई पत्ती। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? उड़ गई चिड़िया, कांपी फिर थिर हो गई पत्ती। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? ए की, बै की, सह की या फिर दे की? तो किसकी है उपयुक्त पंक्तियां? बै की, अज्ञे की। ये पंक्तियां किसकी है? अज्ञे की। प्रश्न संख्या 3, नाश और निर्माण। नाश और निर्माण। धूप के धान, शिला पंख चमकीले में सामाजिक जीवन की अनुभूतियां और यथार्थ उभरते गए हैं इन काव्य संग्रह में। ये क्या है? काव्य संग्रह है। ये क्या है? काव्य संग्रह है। किनके हैं ये काव्य संग्रह? ये काव्य संग्रह है, किसके हैं काव्य संग्रह? ये
ये काव्य संग्रह गिरिजा कुमार माथुर के। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह नाश और निर्माण, धूप के दान तथा शीला पंख चमकीले में सामाजिक जीवन की अनुभूतियां और यथार्थ उभरते गए हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ए का, ब का, स का या फिर द का? तो उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन है नगेंद्र का। कौन है, किसकी है ये पंक्तियां? ये है गिरिजा कुमार माथुर, जिनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर। इनकी अन्य रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले, साक्षी रहे, वर्तमान, पृथ्वी, कल्प, कल्पांतर, मैं, वक्त के हूं सामने। गिरिजा कुमार माथुर की रचना थी मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने, जिसे 1991 ईस्वी में, कब? 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? गिरिजा कुमार की रचना है मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने के लिए 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। मुझे भ्रम होता है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ए की है, ब की है, स की है या फिर द की है? उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? किसकी है उपयुक्त पंक्तियां? ए की, गजानन माधव मुक्तिबोध की। पहले मैं जैसे बता ही चुका हूं आपको, पहला जो टेस्ट रहता है उसके अंदर ज्यादातर परिभाषाओं को ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी किन्हें कहा है? ऐसे कौन थे जो विचारों से क्या थे? समाजवादी। ऐसे लोग जो विचारों से तो क्या थे? समाजवादी थे। और संस्कारों से क्या थे? संस्कारों से वो थे व्यक्तिवादी। विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी कौन थे? ए, ब, स या फिर द? कौन थे? कौन थे बता सकते हैं आप? थोड़ा सा समय आपके पास है। द उत्तर है इसका द। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद्र जैन। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद्र जैन के लिए डॉक्टर नगेंद्र ने, सबके पास होगा आपके पास है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी किन्हें कहा है? विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी किन्हें कहा है? शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद्र जैन को। फिर आता है डॉक्टर नगेंद्र ने विचारों और क्रियाओं दोनों से समाजवादी, जो विचारों और क्रियाओं से दोनों से समाजवादी थे, मतलब पूर्ण रूप से जो समाजवादी थे, किन्हें कहा है? ए, ब, स या फिर द? किन्हें कहा है समाजवादी? किन्हें कहा है? स को। रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध को विचारों और क्रियाओं दोनों से समाजवादी कहा है। मुझे शंका हो रही है कि ये दिख नहीं रहेगा आपको, चलो देखते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा ए ने, ब ने, स ने या फिर द ने किसने कहा था? तो किसने कहा था प्रयोगवाद को? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। नंद दुलारे वाजपेयी ने ही इनके लिए
प्रयोगवादी शब्द प्रयोग किया था, लेकिन अज्ञे ने उसका विद्रोह किया था, विरोध किया था कि हम प्रयोगवादी नहीं है, इस प्रकार के शब्दों से हमें न जोड़ा जाए। भगनदूत में मुख्यतः गद्य 25 का प्रणय निवेदन है। भगनदूत में मुख्यतः गद्य 25 का प्रणय निवेदन है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए का, बै का, से का या फिर दे का? तो किसका है? दे का, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। आप उनके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में देख सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है भगनदूत के बारे में, मुझे तो अब याद नहीं है उसके बारे में। चिंता के कितने खंड है? चिंता के कितने खंड है? चिंता के कितने खंड है? आप बता सकते हैं चिंता के कितने खंड है? पहले तो आप खंड ही बताएंगे। चिंता के कितने खंड है? चिंता के 2 खंड है। यह है उत्तर इसका। चिंता के कितने खंड है? 2 खंड है। अब चिंता क्या है? चिंता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का काव्य संग्रह है। क्या है? यह काव्य संग्रह है। चिंता जो है वो अज्ञे का काव्य संग्रह है। किस नंबर का काव्य संग्रह है? 2 नंबर का काव्य संग्रह है, जिसकी रचना 1943 ईस्वी में हुई थी। 1 नंबर का कौन था? भगनदूत जो है वो उनका 1 नंबर का काव्य संग्रह है, और 1943 के अंदर उनका दूसरा काव्य संग्रह आया था चिंता। चिंता के 2 भाग थे। कौन कौन से 2 भाग थे? चिंता के 2 भाग थे। विषुपर्या और दूसरा है एकायन। जो विषुपर्या है उसमें किसके हैं? उसमें ऐसा कहा जाता है कि पुरुष के उद्गार हैं। किसके? पुरुष के उद्गार हैं। और जो एकायन है उसमें स्त्री के उद्गार है। जो अज्ञे है इनके बारे में थोड़ा सा अज्ञे आ गए हैं, तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बातों की बात हम करते हैं तो इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम था आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। दूसरा काव्य संग्रह था इनका कितनी नावों में कितनी बार, मतलब दूसरा नहीं, महत्वपूर्ण। ठीक है ना? आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। तो जो आंगन के पार द्वार है उसे 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और जो कितनी नावों में कितनी बार है उसे 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो आंगन के पार द्वार है उसे 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी से, और कितनी नावों में कितनी बार को 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अज्ञे जिन्हें सच्चा नाम से बुलाया जाता था, जो अपने निबंध जो थे वो कुट्टी चातन नाम से लिखते थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अज्ञे नाम कैसे पड़ा था और किसने रखा था, यह आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि आगे इस पर प्रश्न आने वाला है। हम अभी इसमें बता नहीं सकते। इत्यलम का खंड नहीं है। बंदी का स्वपन, ही है हारिल, वंचना के दुर्ग और सावन मेघ। इत्यलम क्या है? इत्यलम है अज्ञे का काव्य संग्रह है। इत्यलम इसका खंड नहीं है। कौन सा खंड नहीं है? सावन मेघ नहीं है। ये खंड है खंड 1 बंदी का स्वपन, खंड 2 ही है हारिल, खंड 3 वंचना के दुर्ग, और खंड 4 था मिट्टी की ईहा। ये इसका चौथा भाग था। अर्थात इत्यलम के कितने खंड थे? 4 खंड थे। चिंता के कितने खंड थे? 2 खंड थे। प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11 कि प्रयोगवाद को व्यक्ति परक यथार्थवाद में अति यथार्थवाद की संज्ञा किसने दी थी? प्रयोगवाद को व्यक्ति परक यथार्थवाद। शुरुआत में अगर मैंने थोड़ा बहुत त्रुटिवश कुछ बताया है तो आप एक बार उसको रिपीट कर लेना या इसके अनुसार सही कर लेना। ठीक है ना? किसने? ए ने, बै ने, से ने या फिर दै ने? तो किसने? ए ने। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास
गणपति चंद्र गुप्त का था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैसे इनकी एक और रचना भी है साहित्यिक निबंध, जिसमें भी इन्होंने विस्तार से हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य शास्त्र पर प्रकाश डाला है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है वो प्रयोगवाद को क्या कहते हैं, व्यक्तिपरक यथार्थवाद व अति यथार्थवाद की संज्ञा, किसने अति यथार्थवाद की संज्ञा इनको दी है, किसको, जैसे कि मैं प्रारंभ में बता चुका हूं कि प्रयोगवाद और नई कविता दोनों को अलग अलग बांटने के बजाय संयुक्त रूप से उन्होंने व्यक्तिपरक यथार्थवाद और अति यथार्थवाद की संज्ञा दोनों को दी है। किसने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, 4 सप्तकों में कितनी महिलाएं थी, बता चुका हूं लेकिन फिर प्रश्न आ गया है, आप चेक कर सकते हैं कि 4 सप्तकों में कितनी महिलाएं थी। 4 सप्तकों में कितनी महिलाएं थी, ए, ब, स या फिर द, तो 3 महिलाएं थी। 4 सप्तकों में कितनी महिलाएं थी, 3 थी। तार सप्तक में 0 और दूसरा सप्तक में 1, तीसरा में 1 और चौथे में भी 1। इसमें थी, दूसरे में थी शंकुत माथुर और तीसरे में थी कीर्ति चौधरी और चौथे में थी सुमन राजे। ये 3 महिलाएं थी, किसमें, 4 सप्तकों में। उषा देवता से लेकर गधे तक, उषा देवता से लेकर गधे तक, नग्न यौन भावना से लेकर सामाजिक क्रांति तक, देहाती अमराई से लेकर कल पुर्जों तक, अवचेतन से लेकर स्थूल के अनुत्तेजित चित्रण तक, इतना व्यापक विस्तार शायद पहले किसी वाद की कविता का न हुआ। तीसरा सप्तक में संकलित उपयुक्त कथन किसका है। अब तक हम 2 सप्तकों की बातें तो कर चुके हैं, ये बात जो हमारे सामने आई है ये आई है तीसरा सप्तक की बात। ठीक है, किस सप्तक की बात आई है, तीसरा सप्तक की बात आई है। क्या बात आई है, उषा, अगर प्रश्न आपको नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान से सुन सकते हैं। क्या है, उषा देवता से लेकर गधे तक, नग्न यौन भावना से लेकर सामाजिक क्रांति तक, देहाती अमराई से लेकर कल पुर्जों तक, अवचेतन से लेकर स्थूल के अनुत्तेजित चित्रण तक, इतना व्यापक विस्तार शायद पहले किसी वाद की कविता का न हुआ। उपयुक्त कथन जो किसका है, उपयुक्त कथन किसका है, यह कथन किस में था, तीसरा सप्तक में था। तो उपयुक्त कथन किसका है, उपयुक्त कथन ए का, ब का, स का या फिर द का, किसका है उपयुक्त कथन, तो उपयुक्त कथन है द का, मदन वात्स्यायन का, मदन वात्स्यायन का। तीसरा क्या था, तीसरे की ट्रिक थी विप्र के सम कुंकी, विप्र के सम कुंकी। वह में था विजय देव नारायण साई, प्र में था प्रयाग नारायण त्रिपाठी, के में था केदारनाथ सिंह, स में था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैं से था मदन वात्स्यायन, कु से था कुंवर नारायण और की से था कीर्ति चौधरी। ये इसके थे तीसरा सप्तक के। प्रश्न संख्या 14 क्या है, प्रश्न संख्या 14 तार सप्तक में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उत्तर क्या है वो आप भूल जाना, आप तो सिर्फ जो ये लिखा हुआ है वो कर लेना, क्योंकि ये विशेष हिंदी साहित्य के इतिहास से ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं ये इनका जो संकलन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है। प्रयोगवाद तो नहीं मान सकते क्योंकि प्रयोगवाद उनमें नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रमुख रूप से जिनका आधार लिया जा रहा है, तो वो नाम बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह के दोनों हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, लक्ष्मी सागर वार्षणेय का और हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य कोश और अन्य और भी बहुत सारे हैं, उन सब का मतलब सहयोग लेते हुए या उनको पढ़ते हुए ये प्रश्न बनाए गए।
तो उनमें कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं जिन पर प्रश्न बनाए नहीं जा सकते, या जिनको प्रश्न बनाने से जो मूल बात है वो रह जाती है कहीं ना कहीं, पूरी कहानी सामने नहीं आ पाती। तो मैं क्या करता हूँ कि उस पूरी कहानी को सामने लाने के लिए क्या करता हूँ कि इस प्रकार पूरी कहानी लिख देता हूँ प्रश्न के रूप में, ताकि वो प्रश्न भी बन जाए और साथ में आपको पूरी कहानी भी, आपको वो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो क्या है तार सप्तक में, तार सप्तक में क्या था? तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है, कोई समस्या नहीं है। सातों एक दूसरे के परिचित हैं, सातों जो है वो एक दूसरे के परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे होता? बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे होता? अगर परिचित नहीं होते तो ये सहयोग कैसे होता? परिचित तो है, लेकिन किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि ये कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं, लेकिन इससे परिणाम न निकाला जाए, ये परिणाम न निकाला जाए हम एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी एक स्कूल के कवि हैं, अर्थात एक जैसी कविता लिखने वाले हैं, या काव्य के क्षेत्र में हमारा जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है, या हम एक दूसरे से सहमत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या कि साहित्य जगत के किसी गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक हैं, हम न तो सारे किसी एक गुट के किसी दल के समर्थक नहीं है, हम क्या है, बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं है। उनके इकट्ठे होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं है। एक स्कूल से होने से तात्पर्य कि वो एक जैसी कविताएं नहीं लिखते हैं, वो एक दूसरे के मत से सहमत नहीं है, वो अपना स्वतंत्र लेखन लिख रहे हैं, वो किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, अर्थात वो किसी एक स्कूल के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, अभी राही है, राही नहीं राहों के अन्वेषी है। उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, जीवन के विषय में, धर्म समाज और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के विषय में, छंद तुक अलंकार आदि सभी विषय में उनके जो मत है वो अलग अलग हैं। तो उपयुक्त कथन तार सप्तक से संकलित, किसमें था ये? तार सप्तक में, तार सप्तक से ये संकलित किया गया है प्रॉपर रूप से। तार सप्तक भी अपने पास पड़ा होगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, नहीं दिखा देता मैं। तो तार सप्तक से ये संकलित किया गया है। तो यह कथन किसका है? ए का, बै का, से का या फिर दे का, किसका है यह कथन? ए, बै, से या फिर दे, तो किसका है यह कथन? ए का, अज्ञ का। तार सप्तक में ये लिखते हैं, तार सप्तक की भूमिका में, एक उठा हुआ हाथ, एक उठा हुआ हाथ काव्य संग्रह, एक उठा हुआ हाथ काव्य संग्रह किसका है? ए का, बै का, से का या फिर दे का। एक उठा हुआ हाथ तो किसका है? से का, भारत भूषण अग्रवाल का। एक उठा हुआ हाथ याद रख लेना। परंतु उपन्यास किसका है? परंतु उपन्यास जो है वो किसका है? ए का, बै का, से का या फिर दे का, तो ए का, प्रभाकर माचवे का। परंतु उपन्यास किसका है? प्रभाकर माचवे का। उसके बाद आता है हमारे पास मुझे और अभी कहना है, मुझे और अभी कहना है पुस्तक के रचनाकार है, मुझे और अभी कहना है पुस्तक के रचनाकार है। कौन है? इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं, ए, बै, से या फिर दे, तो कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी मैं वक्त के हूं सामने को, मैं वक्त के हूं सामने को 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनसे संबंधित एक पहले भी प्रश्न आ चुका है। नाश और निर्माण, धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, शीला पंख चमकीले, ठीक है, और कौन था? पृथ्वी, कल्प, कल्पांतर, ये सारे जो उनके काव्य संग्रह थे, किनके? गिरिजा कुमार माथुर की। जो प्रथम तार सप्तक के कवि थे गिरिजा कुमार माथुर। रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है, रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। कौन सा है रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह? आप देख सकते हैं कौन सा है रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह। ए है, बै है, से है या फिर दे है, तो कौन सा है? रूप तरंग। कौन सा है काव्य संग्रह? रूप तरंग। एक बात का और विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक बात का और विश्वास दिलाना चाहता हूं, वात्स्यायन जी ने कविताओं के लिए परेशान कर डाला।
ये कोई जो साहित्यकार है वो कह रहे हैं अपने बारे में, क्या बात का विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, वो अपनी बात का विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बात का और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वात्स्यायन जी अज्ञे जी ने कविताओं के लिए परेशान कर डाला, नहीं तो कविता लिखने में बड़ी मेहनत पड़ती है और उनकी नकल करने में और भी ज़्यादा। आशा है यह प्रकाशन बस अंतिम होगा। उपयुक्त कथन किस रचनाकार का है, ए, बैस है या फिर द का? तो किसका है उपयुक्त कथन? एक ऐसे कवि जिन्होंने बाद में रचनाएं करनी छोड़ दी थी, रामविलास शर्मा, जो केवल आलोचक थे, कविता लिखना उन्होंने बंद कर दिया था, रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंड का संपादन किसने किया था? मुक्तिबोध रचनावली 6 खंड, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंड का संपादन किसने किया था? नेमिचंद्र जैन ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, महेश दत्त शुक्ल ने या कृष्णदत्त पालीवाल ने? नेमिचंद्र जैन ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, महेश दत्त शुक्ल ने। तो किसने किया था? नेमिचंद्र जैन ने। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? नेमिचंद्र जैन ने। किसने किया था? नेमिचंद्र जैन ने। आज कम्युनिस्ट नहीं हूं, ये भी कोई साहित्यकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आज कम्युनिस्ट नहीं हूं, यह नहीं है, अब तो लगता है कि जब कहता था तब भी नहीं था। आज कम्युनिस्ट नहीं हूं, यह नहीं, अब तो लगता है कि जब कहता था तब भी नहीं था। उपयुक्त कथन किनका है? ए, बै, से या फिर द? तो किनका है ये? से का, भारत भूषण अग्रवाल का। किसका कथन है? से का, भारत भूषण अग्रवाल का। प्रश्न संख्या 22। कुल 60 प्रश्न हमने लिए हैं, जिनमें से 30 फर्स्ट में होंगे और 30 जो है वो सेकंड में होंगे। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, कथन किसका है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, कथन किसका है? प्रयोगवाद जो है वो शैलीगत विद्रोह है, कथन किसका है? किसका है कथन? ए का, बै का, से का या फिर दे का? तो बै का, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। 3, प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा है? प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव का क्षण, ए, बै, से या फिर द? प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव, क्या लिखा है? कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा है? रघुवीर सहाय ने। 24, सच्चिदानंद हीरानंद को वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया था? ए, जनेंद्र ने, बै, केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। किसने दिया था? ए, जनेंद्र ने। किसने दिया था? जनेंद्र ने। अब ऐसा कहा जाता है जनेंद्र और प्रेमचंद ने। कैसे? आपको बता देना चाहता हूं कि जनेंद्र और अज्ञेय दोनों दोस्त थे। जनेंद्र और अज्ञेय दोनों दोस्त थे। अज्ञेय जो थे वो जेल में थे, तब उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। उन रचनाओं को उन्होंने जनेंद्र को दिया था प्रकाशित करवाने के लिए। तो चूंकि उस समय जो वो जेल में थे वो प्रकाशित नहीं करवा सकते थे, इसलिए प्रेमचंद जी ने जब उनका नाम पूछा तो जनेंद्र ने नाम दिया अज्ञेय। ठीक है, जनेंद्र ने उनको क्या नाम बताया? अज्ञेय। और प्रेमचंद ने उनका नाम वहीं अज्ञेय ही प्रकाशित कर दिया और उसके बाद वो अज्ञेय नाम से ही लिखने लग गए थे। इस तरह से प्रेमचंद और जनेंद्र के संयुक्त प्रयास से ये अज्ञेय नाम पड़ा। वैसे जनेंद्र ही कह सकते हैं। प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन किसने कहा है? प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन, प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य, प्रयोगवाद को घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन किसने कहा है? ए, बै, से या फिर द? तो किसने कहा है? ए, बै, से या फिर द? से ने, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। प्रश्न संख्या 26, सहजता का कवि कहा जाता है? सहजता का कवि कहा जाता है ए को, बै को, से को या फिर द को? किसको कहा जाता है? ए को, भवानी प्रसाद मिश्र को। सहजता का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद
मिस्र को, जिनकी बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी थी? बुनी हुई रस्सी, जिसे 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आता है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूंछें याद आई। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूंछें याद आई, किसका कथन है ये? ए का, बै का, से का या फिर दे का? ए, बै, से या फिर दे, तो किसका है? ए का, धूमिल का। धूमिल बोलते हैं कि मैंने जब भी याद किया मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूंछें याद आई। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 28। क्या है प्रश्न संख्या 28? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? राष्ट्रगीत में कौन वह भला भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ए की, बै की, से की या फिर दे की? तो किसकी है ये पंक्तियां? रघुवीर सहाय की, जो पेशे से पत्रकार भी थे, क्रांतिकारी विचारों के जनक थे, व्यंग्यात्मक लिखते थे। क्या लिखा है? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है। फिर आता है प्रश्न संख्या 29। हाँ, रघुवीर साय के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको। शुक्र है वहीं आ गए। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। रघुवीर साय के जो काव्य संग्रह उनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। रघुवीर साय जो है वो दूसरा सप्तक के कवि हैं। रघुवीर साय दूसरा सप्तक के कवि हैं जो सीढ़ियों पर धूप में बैठकर, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं जो सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध लोगों से कह रहे थे कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हंसना, कुछ पते हैं उन पर चिट्ठियां लिखो। लोग भूल गए हैं रचना जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन है ये? रघुवीर सहाय जो है वो दूसरा सप्तक के, एक मिनट, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं जो सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध लोगों से कह रहे थे।
रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं जो सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध बैठकर लोगों से कह रहे थे कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं हंसना तथा कुछ पते हैं उन पर चिट्ठियां लिखो। अब ये थे इनके काव्य संग्रह। कौन कौन से थे थोड़ा सा मैं कर देता हूं। दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां, जिसमें से लोग भूल गए हैं को 1984 ईस्वी में 1982 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। दूसरा सप्तक 1951 में, 1960 में, 1967 में, 1975 में और 1982 में, 1989 में, ये इनके सन थे। 1951 में दूसरा सप्तक, 1960 में सीढ़ियों पर धूप में, 1967 में आत्महत्या के विरुद्ध, 1975 में हंसो हंसो जल्दी हंसो, 1982 में लोग भूल गए हैं, जिसे 1984 में साहित्य अकादमी, 1989 में कुछ पते कुछ चिट्ठियां। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। क्या है प्रश्न संख्या 29? लघु मानव की प्रतिष्ठा स्थापित की है। ऐने बैने सैने या फिर दैने। लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी? सैने, लक्ष्मीकांत वर्मा ने। लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने स्थापित की थी? लक्ष्मीकांत वर्मा ने। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 30। नवगीत के प्रवर्तक हैं। नवगीत के प्रवर्तक हैं, कौन है नवगीत के प्रवर्तक? ए, बै, से या फिर दै। नवगीत के प्रवर्तक तो कौन है? ए, शंभुनाथ सिंह है। तो आज का हमारा प्रथम टेस्ट हुआ। दूसरे टेस्ट में फिर 30 प्रश्न होंगे, जिनमें रचनाओं पर, प्रयोगवाद के जो कवि हैं उनके जो रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है, उनके निबंध संग्रह है, उनकी आलोचना है, उन पर विस्तार से टेस्ट लिया जाएगा। तो पहले टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बने रहिए लगातार साथ में। प्रश्न संख्या 31 क्या है? नकेनवाद, प्रपत्यवाद की प्रपद्यवाद की स्थापना कब हुई थी? नकेनवाद या फिर प्रपद्यवाद की स्थापना कब हुई थी? नकेनवाद या प्रपद्यवाद की स्थापना कब हुई थी? ए, बै, से या फिर दै। तो कब हुई थी? से 1956 ईस्वी में। किसने की थी? नलिन विलोचन शर्मा ने। किसने की थी? नलिन विलोचन शर्मा ने। प्रयोगवाद के ही ये नाम थे। कौन कौन से? प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद और नकेनवाद। प्रपद्यवाद और नकेनवाद एक ही था। इसके मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। न का मतलब है नलिन विलोचन शर्मा, के का मतलब है केसरी कुमार और न का मतलब है नरेश कुमार। तो ये थे सारे नकेनवाद। इन तीनों ने मिलकर नकेनवाद की स्थापना की थी। और नकेनवादी या प्रपद्यवादी जो थे वो कहते थे कि अज्ञ के समूह के लिए कहते थे कि वो तो क्या है? प्रयोगशील कवि है। वास्तव में प्रयोगवादी तो हम हैं। जैसे कि जो प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं, अज्ञ का जो समूह माना जाता है, उन्होंने प्रयोग को साधन माना था, साध्य नहीं माना था। लेकिन ये इन्होंने घोषणा की थी कि प्रयोग हमारे लिए साध्य है, न कि साधन है। तो ये था नकेनवाद। चलो चलते हैं आगे। बाकी प्रयोगवाद के बारे में विस्तार से मैं पहले बता चुका हूं। टटकी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। टटकी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए, बै, से या फिर दै। कौन माने जाते हैं टटकी कविता के प्रवर्तक? तो टटकी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं रामवचन राय। रामवचन राय टटकी कविता के प्रवर्तक रामवचन राय माने जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जब भी समय मिले शेयर भी कर दीजिए चैनल को, अच्छा लगे तो। कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए, बै, से या फिर दै। कौन माने जाते हैं? कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक। तो कौन माने जाते हैं? ओंकार नाथ त्रिपाठी जो है वो कैप्सूल या फिर सूत्र कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं।
कैप्सूल या सूत्र कविता। कौन माने जाते हैं? ओंकार नाथ त्रिपाठी। फूल को प्यार करो, फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो, जीवन का रस लो, देह मन आत्मा की रचना से, जीवन का रस लो, देह मन आत्मा की रचना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। तो ये थे व्यक्तिवादी, अति यथार्थवादी, मन की आस्था अनास्था कुंठा जड़ता सब कुछ व्यक्त करने वाले कवि कौन थे? ए, बैस, है या फिर द। इतनी सारी बातें बता दी है, मुझे लग रहा है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्हें सच्चा नाम से जाना जाता था, जो निबंधों को कुट्टी चातन नाम से लिखा करते थे और जिनका अज्ञेय नाम जो है जनेंद्र ने रखा था। साथ में प्रेमचंद जी भी सहयोगी रहे थे इस कार्य में। चलो चलते हैं आगे। गणपति चंद्र गुप्त ने हड़कंप मचाने वाला प्रतिभाशाली, क्या करने वाला? हड़कंप मचा देने वाला प्रतिभाशाली। कौन था ऐसा साहित्यकार जिसे हड़कंप मचा देने वाला? ऐसी बातें लिखते थे, ऐसा साहित्य लिखते थे जैसा पहले किसी ने नहीं लिखा और न आज तक लिखा है, बिल्कुल हटकर, दुनिया से बिल्कुल हटकर। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। मतलब आस्थाओं को अनास्थाओं को, इन सब चीजों को तोड़ने वाले, रूढ़ियों को परंपराओं को, इन सब को तोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जैसा इन्होंने तोड़ा था, जैसा ये चले थे अपने बनाए रास्ते पे, जहां मन किया वहां चल पड़े, ऐसे थे। कौन थे बता सकते हैं आप? गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें कहा था हड़कंप मचाने वाले प्रतिभाशाली। अगर आप वास्तव में इनको पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि इनके इक्वल कोई नहीं था। 1, 2 और 3 तो कौन थे? 2 नंबर अज्ञेय। अज्ञेय जिन्हें गणपति चंद्र गुप्त ने हड़कंप मचा देने वाला प्रतिभाशाली कहा है। प्रश्न संख्या 36, हम सबके दामन पर दाग है। क्या? हम सबके दामन पर दाग है, हम सबकी आत्मा में झूठ है, हम सबके माथे पर शर्म है, हम सबके हाथों में टूटी तलवारें हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन है? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आप देख सकते हैं ए, बैस, है या फिर द। ए, बैस, है या फिर द। क्या है? हम सबके दामन पर दाग है, हम सबकी आत्मा में झूठ है, हम सबके माथे पर शर्म है, हम सबके हाथों में टूटी तलवारें हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन है? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती। कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 37, प्रयोगवाद से संबंधित सत्य कथन है। आप पढ़ सकते हैं। प्रयोगवाद से संबंधित सत्य कथन है, लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से सोचने के लिए नया रास्ता खोल दिया था। छायावादी कवियों की तुलना में प्रयोगवादी कवियों ने दमित यौन वासना के नग्न रूप को प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है। इन कवियों ने मध्य वर्गीय व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया है। बहुत अच्छी बात है ये इन बातों से ही आप प्रयोगवाद को समझ सकते हैं। क्या है कि प्रयोगवादी कवि जो थे उन्होंने मध्यम वर्गीय व्यक्ति की, प्रयोगवादी जो कवि थे उन्होंने मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन की जड़ता, अनास्था, पराजय, इन सब का, रूढ़ियां, आडंबर वगैरह जो भी थे उन सब का बड़ी ही बौद्धिकता के साथ चित्रण किया है। किन्होंने? प्रयोगवादी कवियों ने। तो प्रयोगवाद से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? उपयुक्त सभी। ये सभी जो है प्रयोगवाद से संबंधित सत्य कथन है। छायावादी कवियों की तुलना में दमित यौन वासना, मतलब मैं की अभिव्यक्ति तो छायावाद में भी थी। अगर मैं की अभिव्यक्ति मानी जाती है तो प्रारंभ छायावाद से माना जाता है, लेकिन यह था मैं मतलब बाहरी मैं। छायावाद में बाहरी मैं था, लेकिन जो प्रयोगवाद था उसमें आंतरिक मैं था, जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताते हैं। हर इंसान बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। कोई भी इंसान किसी से भी पूरी तरह से यही प्रयास करता है वो किसी के सामने जो अंदर है वो सब व्यक्त नहीं कर पाता है। वह 2 तरह का व्यक्तित्व लेकर चलता है प्रत्येक इंसान। लेकिन
इस काल के जो कवि थे वो दो तरह का व्यक्तित्व लेकर नहीं चले थे। वो बाहर क्या है वो तो दिखता है लोगों को, लेकिन अंदर जो था वो उन्होंने व्यक्त किया था, और ऐसा व्यक्त किया कि उसके बाद वैसा कोई नहीं व्यक्त कर पाया था। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? चारों सप्तक मैं पहले करवा चुका हूं, फिर भी अभी चौथा सप्तक में नहीं है के लिए हमें चौथा सप्तक देखना पड़ेगा। आप तब तक उत्तर देख लीजिए, कौन सा उत्तर है अपना उत्तर नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि 30 प्रश्न होने वाले हैं, आप 30 प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जैसे ही प्रश्न स्क्रीन पर आए आप उसका पढ़कर उसका उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं उत्तर बताता हूं उसको सही या गलत के अनुसार से चेक कर लीजिए भी सही है या गलत है। आखिर में उनकी काउंटिंग कर लीजिए, जो भी जितना भी बनता है। अगर ज़्यादा गलत आते हैं तो पुनः प्रयोगवाद पढ़ने का आवश्यकता है, पूरा टॉपिक मतलब उस बिंदु को पूरा पढ़ने का आवश्यकता है। अगर 1-2 प्रश्न गलत आते हैं तो उन प्रश्नों से संबंधित उन्हीं बिंदुओं को पढ़ना जरूरी रहता है। तो चौथा सप्तक क्या था? इसकी ट्रिक थी असु श्री नसरारा। असु श्री नसरारा ये थी इसकी। चौथा सप्तक कब हुआ था? 1989 में। किसने, कौन था संपादक इसका? अज्ञा था। क्या था? असु श्री नसरारा। ए का मतलब है अवधेश कुमार, सु का मतलब है सुमन राजे, ये महिला, श्री से श्रीराम वर्मा, न से नंद किशोर आचार्य, स से स्वदेश भारती, रा से राजकुमार कुंभज और रा से राजेंद्र किशोर। यह बनता है चौथा सप्तक। तो इनमें से कौन नहीं है चौथा सप्तक में संकलित? किसकी नहीं है? शमशेर बहादुर की नहीं है, बाकी तीनों की है। तो उत्तर है हमारे पास स। प्रश्न संख्या 39, हिंदी आलोचना का अपराज्य योद्धा कहा गया है? हिंदी आलोचना का अपराज्य योद्धा किसे कहा गया है? ए, बै, से या फिर द, किसे कहा गया है? तो हिंदी आलोचना का अपराज्य योद्धा रामविलास शर्मा को कहा गया है। हिंदी आलोचना का अपराज्य योद्धा रामविलास शर्मा जो है वो प्रथम सप्तक के कवि थे। हिंदी के प्रति उर्दू हिमायतियों, हिंदी के प्रति उर्दू हिमायतियों, काले साहबों और दूसरी भाषाओं के स्नोब स्कॉलरों की बगैर पढ़ी समझी अन्यायपूर्ण आलोचनाओं से वे तड़प उठते हैं। शेर के जवाब में यदि 1.25 शेर फेंकते तो शायद इतने बदनाम कभी नहीं होते। कितना? शेर के जवाब में यदि वे 1.25 शेर फेंकते तो शायद इतने बदनाम कभी न होते। लेकिन शेर पर ढैया या पसेरी या 10 शेर बटकारा खींच मारना उनका स्वभाव है। अमृतलाल नागर ने, किसने? अमृतलाल नागर ने यह कथन किस आलोचक के लिए कहा है? अमृतलाल नागर ने यह कथन जो है वो किस आलोचक के लिए कहा है? बहुत ही बढ़िया है कि ऐसे एक आलोचक जो किसी का जवाब देते वक्त, ठीक है, तो जो कोई शेर पे 1.25 शेर मारना तो आम बात है, लेकिन वो 10 शेर देकर मारते थे। मतलब जैसी जवाब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से दिया करते थे। तो ऐसे कौन थे? रामविलास शर्मा। अपराज्य योद्धा जो कभी पराजित नहीं हुए थे। अज्ञा ने कवियों का कवि किसे कहा है? अज्ञा ने कवियों का कवि किसे कहा है? ए को, बै को, से को या फिर द को? बहुत बार बता चुका हूं पहले भी। अज्ञा ने कवियों का कवि किसे कहा है? अज्ञा ने कवियों का कवि किसे कहा है? तो कवियों का कवि कहा है शमशेर बहादुर सिंह को। अज्ञा ने कवियों का कवि किसे कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को। निराला को क्या कहा है? वसंत का अग्रदूत। निराला को उन्होंने कहा है बसंत का अग्रदूत। दिनकर को कहा है समय सूर्य, और फणीश्वरनाथ रेणु को कहा है धरती का धनी। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा है 20वीं सदी का बाण भट्ट।
20वीं सदी का बाणभट्ट। ये अज्ञे ने अन्य कवियों को नाम दिए हैं। इनको क्या कहा है? समय सूर्य, दिनकर को समय सूर्य, फणीश्वरनाथ रेणु को धरती का धनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि। रघुवीर सहाय से संबंधित सत्य कथन है। रघुवीर सहाय से संबंधित सत्य कथन है। रघुवीर सहाय से संबंधित सत्य कथन है। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। अज्ञे के बुलाने पर दिल्ली आकर अंग्रेजी पत्र वाक में काम किया। रघुवीर सहाय की कविताएं दूसरा सप्तक में संकलित है। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी उत्तर है द इसका। प्रश्न संख्या 43, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए, ब, स या फिर द? किस कृति के लिए किया गया था? रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके लिए किया गया था? ए के लिए। किसके लिए किया गया था? ए के लिए किया गया था। कब किया गया था? लोग भूल गए हैं, 1982 में आई थी, जिसे 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1984 ईस्वी में। रघुवीर सहाय के बारे में ट्रिक है कि रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक में संकलित, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं, जो सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध लोगों से कह रहे थे कि हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं हंसना, कुछ पते हैं उन पर चिट्ठियां लिखो, कुछ पते हैं उन पर चिट्ठियां लिखो। तो ये थी रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह की ट्रिक। उसके बाद देखते हैं 20 साल धोखा दिया गया। 20 साल धोखा दिया गया, फिर वहीं कहा जाएगा विश्वास करने को, फिर वहीं कहा जाएगा विश्वास करने को, जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को। ए, ब, स या फिर द? किसकी पंक्तियां हैं ये? ए की, ब की, स की या फिर द की? तो किसकी है ये पंक्तियां? ब की, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय कहते हैं कि 20 साल धोखा दिया गया, फिर वहीं कहा जाएगा विश्वास करने को, जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को। तो अब तो 20 साल नहीं रहे रघुवीर सहाय, तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो मुझे लग रहा है 75 साल हो गए हैं। आत्मा के मित्र मेरे एवं नाश देवता कहानी के रचयिता है। आत्मा के मित्र मेरे एवं नाश देवता, आत्मा के मित्र मेरे एवं नाश देवता कहानी नहीं है, यह है कविता है। कविता के रचयिता है। ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो कौन है? ब। मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। मुक्तिबोध की जब हम बात करने बैठे हैं तो थोड़ी सी बात हम कर ही लेते हैं। तो क्या करते हैं? बात हम करते हैं कि मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह आए थे। एक था चांद का मुंह है टेढ़ा और दूसरा था भूरी भूरी खाक धूल। एक था चांद का मुंह है टेढ़ा, 2 काव्य संग्रह आए थे इनके। एक था चांद का मुंह है टेढ़ा और दूसरा था भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह है टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। इनके अलावा एक इनकी प्रसिद्ध 2 कविताएं, बहुत से प्रसिद्ध 2 मान लेते हैं। एक थी ब्रह्म राक्षस और एक थी अंधेरे में। ये 2 कविताएं बहुत प्रसिद्ध थी। जो अंधेरे में कविताएं हैं
इसके बारे में थोड़ी सा कहानी है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो अंधेरे में कविता है वो 1934 ईस्वी में, कब? 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में किसमें? कल्पना पत्रिका में। 1934 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में अंधेरे के द्वीप आशंका में, अंधेरे के द्वीप आशंका में इस नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। कब? 1934 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में ये पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। किस नाम से? अंधेरे के द्वीप आशंका में, अंधेरे के द्वीप आशंका में 1934 ईस्वी में कल्पना में इस नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। ये इसलिए दिया है क्योंकि अंधेरे में कविता के बारे में पूछा जाता है कि यह पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। तो किस नाम से प्रकाशित हुई थी? अंधेरे के द्वीप आशंका में, अंधेरे के द्वीप आशंका में इस नाम से पहले प्रकाशित हो चुकी थी। अब बात आती है चांद का मुंह टेढ़ा। बाद में ये चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित हुई थी। तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसका संपादन किया था, किसने किया था इसका? ये किसने प्रकाशित करवाया था? ज्ञानपीठ ने, भारतीय ज्ञानपीठ ने इसका प्रकाशन करवाया था, इसको प्रकाशित करवाया था। इसका संपादन किया था श्रीकांत वर्मा ने, संपादन किया था श्रीकांत वर्मा ने। और इसकी भूमिका में वो लिखते हैं, श्रीकांत वर्मा जो है वो इसकी भूमिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं भूमिका में? कि जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे, तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसके प्रकाशन होने से पहले वो बीमार थे। तो जब वे बीमार थे तब उन्होंने कहा था कि जो मेरी चांद का कविताएं हैं, चंबल की घाटियां और आशंका के द्वीप अंधेरे में, ठीक है ना, अंधेरे में आशंका के द्वीप, ठीक है, क्या नाम है, सॉरी, अंधेरे के द्वीप आशंका में। तो ये जो कविता है इसको क्या, ओह ये त्रुटि होगी थोड़ी, ये है, चेक कर लेना थोड़ा। आशंका के द्वीप अंधेरे में, आशंका के द्वीप अंधेरे में, ये रहेगा। तो उसको आप अंधेरे में नाम से प्रकाशित करवाना, उसका शीर्षक बदलकर प्रकाशित करवाना, ऐसा श्रीकांत वर्मा उसकी भूमिका में लिखते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा किसने कहा था? मुक्तिबोध ने कहा था। किन रचनाओं के लिए? चंबल की घाटियां और अंधेरे के द्वीप आशंका के, आशंका के द्वीप अंधेरे में, इसको प्रकाशित करवाना। तब उन्होंने क्या किया था? और दोनों को आगे पीछे साथ करवाना। तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसकी अंतिम कविता है वो है अंधेरे में, अंतिम कविता जो है ये इसकी कहानी थी। उसके अलावा जो इनकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक वो ये है कि कहानी की बात करते हैं तो इनकी ट्रिक है मुक्तिबोध का काठ का सपना, काठ का सपना सतह से उठता आदमी है। ये दोनों इनकी कहानियां हैं 1967 में और 1971 में, 1967 और 1971, ये इनकी कहानियां हैं। मुक्तिबोध का काठ का सपना, ये इसकी ट्रिक भी है कि मुक्तिबोध का काठ का सपना, मुक्तिबोध का काठ का सपना सतह से उठता आदमी है। क्या है? मुक्तिबोध का काठ का सपना सतह से उठता आदमी है। इसके अलावा मुक्तिबोध की आलोचनाओं की ट्रिक भी है। वो जैसे जैसे नाम है वैसे ही आप बोल सकते हो। कैसे? कि मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की आलोचना, यहां तक तो हम देखते हैं कि मुक्तिबोध की आलोचना कौन सी है, तो मुक्तिबोध की आलोचना एक, मुक्तिबोध की आलोचना एक
साहित्यिक की मुक्तिबोध की आलोचना एक साहित्यिक की डायरी में नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र व समीक्षा की समस्याएं है। क्या है इसकी ट्रिक? मुक्तिबोध की आलोचना एक साहित्यिक की डायरी में, एक साहित्यिक की डायरी में नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र व समीक्षा की समस्याएं है। ये थी मुक्तिबोध की आलोचना। कौन सी है? एक साहित्यिक की डायरी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं, ये थी इनकी। उसके बाद आते हैं मुक्तिबोध के बारे में। मुक्तिबोध को शमशेर बहादुर ने, शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनके बारे में लिखते हैं कि मुक्तिबोध कविता में विस्तृत कैनवास लेते हैं। तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, विस्तृत कैनवास। अगर इसकी बात आती है विस्तृत कैनवास की, इस प्रकार के वाक्य का अगर किसी ने प्रयोग किया है तो शमशेर बहादुर सिंह ने। वो उनकी अंधेरे में कविता को दहकता, इस्पाती, दस्तावेज मानते हैं। वे शमशेर बहादुर सिंह क्या मानते हैं? दहकता, इस्पाती, दस्तावेज, दहकता, इस्पाती, दस्तावेज मानते हैं। श्रीकांत वर्मा मलयज, श्रीकांत वर्मा क्या कहते हैं? मलयज को बाद में देखेंगे। श्रीकांत वर्मा क्या कहते हैं कि वे स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे। वे स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे। कौन कहते हैं? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा क्या कहते हैं कि वे स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे। और रमेश कुंतल मेघ क्या कहते हैं? रमेश कुंतल मेघ ने उन्हें क्या कहा है? लोक जीवन का जासूस, लोक जीवन का जासूस। ये थी मुक्तिबोध के बारे में। एक बात और है, वो आगे चलकर बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी उसके बारे में प्रश्न आने वाला है। तो देखिए प्रश्न संख्या 46। मुक्तिबोध की थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूं। मुक्तिबोध का क्या था कि मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह थे। कौन कौन से थे? चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदुल। कोई समस्या नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदुल, कोई समस्या नहीं है। उनके 2 कहानी संग्रह थे, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, और एक और था चलो कोई बात नहीं, पहले बोल चुका हूं मैं। एक था सतह से उठता आदमी, एक कहानी और थी। उसके अलावा उनका एकमात्र उपन्यास था विपात्र। उनकी जो आलोचनाएं थी वो थी एक साहित्यिक की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं। उसके अलावा उनकी अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ये बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं थी, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। इसके बारे में बाकी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूं कि उनको क्या कहा गया था? रमेश कुंतल मेघ द्वारा लोक जीवन का जासूस कहा गया था। और शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि वो विस्तृत कैनवास लेते हैं, विस्तृत। और उसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह उनके अंधेरे में कविता को दहकता, इस्पाती, दस्तावेज कहते हैं। दहकता, इस्पाती, दस्तावेज भी कहते हैं। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 46। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस किसने कहा है? ये तो आ गया, फिर से ये भी आ गया, मैंने बता दिया, रमेश कुंतल मेघ। चलो कोई बात नहीं, आगे एक प्रश्न और भी आएगा, इनके बारे में बताएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए, ब, स या फिर द?
तो किससे? ऐसे खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कृति को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग। कब किया गया था? 1982 की रचना है और 1983 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी जो सभी है वो भी किसके है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के ही काव्य संग्रह है। एक सुनी नाव, जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, आदि काव्य संग्रह थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मुक्तिबोध की कविताओं को दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? मुक्तिबोध की कविताओं को दहकता इस्पाती दस्तावेज शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित उपन्यास शून्य चौखटे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा प्रकाशित रचित उपन्यास शून्य चौखटे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? शून्य चौखटे किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ए, बै, से या फिर द? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऐसे उड़े हुए रंग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक ट्रिक भी है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शून्य चौखटे वाला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वैसे ये उपन्यास सभी उन्हीं के हैं। सोया हुआ जल भी उन्हीं के है, अंधेरे पर अंधेरा भी उन्हीं है, कच्ची सड़क भी उन्हीं की है। इनकी ट्रिक अभी दिमाग में नहीं आ रही है, हो सकता है प्रश्न करवाते करवाते आ जाए। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। ए कौन कौन सी है? ए में है कमल के फूल और वाणी की दीनता, बै में है टूटने का सुख और सतपुड़ा के जंगल, से में है चकित है दुख और बुनी हुई रस्सी, द में है उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। 51 ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित रचना है। ए, बै, से या फिर द? ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित रचना है तो कौन सी है? ए, वंशी और मादल। ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है ये। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। क्या है प्रश्न संख्या 52? ज्ञान प्रकाश कृत रचना है। ज्ञान प्रकाश कृत रचना है। ए, बै, से या फिर द? ज्ञान प्रकाश। तो ज्ञान प्रकाश की रचना है से, धूप के हस्ताक्षर। ज्ञान प्रकाश की रचना है धूप के हस्ताक्षर। दुष्यंत कुमार कृत रचना है। दुष्यंत कुमार कृत रचना है। ए, बै, से या फिर द? जलते हुए वन का बसंत। तो कौन सी है? ए, जलते हुए वन का वसंत। इनके अलावा इनकी और भी है, साए में धूप, बहुत ही प्रसिद्ध गजल संग्रह है साए में धूप। क्या है? कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। हो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए, बै, से या फिर द? हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से, द्वितीय तार सप्तक के प्रकाशन से, ए एवं बै दोनों या कोई नहीं। तो किससे? ए से। 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। 55 बुनी हुई रस्सी के रचयिता है। बुनी हुई रस्सी के रचयिता है। ए, बै, से या फिर द? बुनी हुई रस्सी के रचयिता है। ए, बै, से या फिर द? तो कौन है बुनी हुई रस्सी के रचयिता? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, जिसे 1972 ईस्वी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? बुनी हुई रस्सी को। प्रश्न संख्या 56, अज्ञे ने बसंत का अग्रदूत किसे कहा है? अज्ञे ने बसंत का अग्रदूत किसे कहा है? मैं बता भी चुका हूं, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तो कौन है? अज्ञे ने बसंत का अग्रदूत किसे कहा है? द को, निराला को। किसे कहा है? निराला को। प्रश्न संख्या 57, क्या है प्रश्न संख्या 57? अज्ञे द्वारा जेल में रचित रचनाएं हैं, ए बैस है या फिर द। अज्ञे द्वारा जेल में रचित रचनाएं हैं, तो कौन सी है? उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी। शेखर एक जीवनी 1944 ईस्वी में रचित उपन्यास है। चिंता उनका काव्य संग्रह है जो 1942 ईस्वी में लिखा गया था। विपथगा उनका कहानी संग्रह है जो 1933 ईस्वी में लिखा गया था। विपथगा उनका कहानी संग्रह है जो 1933 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अलावा इनकी एक और थी, वो थी कोठरी की बात। कोठरी की बात कहानी संग्रह था जो 1945 में लिखा गया था। यह भी कहाँ लिखा गया था? जेल में। तो ये सारी रचनाएं अज्ञे की वो थी जो जेल में उनके द्वारा लिखी गई थी, और यहीं से इनका नाम अज्ञे भी पड़ा था। ब्रह्म राक्षस के रचनाकार कौन है? ए बैस है या द? इसके बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, ए बैस है या फिर द। ब्रह्म राक्षस के रचनाकार कौन है? तो इसके बारे में भी बता चुका हूं, कौन है? स। इनकी जो गजानन माधव मुक्ति बोध है, इनकी रचना थी ब्रह्म राक्षस। प्रश्न संख्या 59, अमन राग। अमन राग या अमन का राग भी हो सकती है। अमन राग या अमन का राग कविता के रचनाकार है, ए बैस है या फिर द। ए बैस है या फिर द, तो कौन है? द। शमशेर बहादुर सिंह है। अमन राग कविता के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह की जो काव्य संग्रह है वो है कुछ कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर की कविताएं, शमशेर की गजलें, ये इनके काव्य संग्रह है। ठीक है ना? क्या है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर की कविताएं, शमशेर की गजलें, उदिता उदिता, चुका भी हूं नहीं मैं, चुका भी हूं नहीं मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, चुका भी हूं नहीं मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, ये इनके हैं रचनाएं हैं। उसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह है, इन्हें बात का कवि, इनके बारे में उधर बता देता हूं मैं थोड़ा सा। शमशेर बहादुर को क्या क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। बात का कवि, मूड्स का कवि और कवियों का कवि। और ये स्वयं को क्या मानते थे? उर्दू और हिंदी का दोआब। ये स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते थे। ये थे बात के कवि, ठीक है, मूड्स का कवि और कवियों का कवि। कवियों का कवि तो इन्हें किसने कहा था? शमशेर अज्ञे ने। और मूड्स का कवि इन्हें कहा है मलयज ने। वैसे उर्दू और हिंदी का दोआब ये स्वयं को मानते थे। और उनके बारे में एक बात और भी है, वो है कि जो शमशेर बहादुर सिंह थे वो शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो विचारों के स्तर पर तो विचारों के स्तर पर क्या थे? प्रगतिवादी। विचार तो उनके प्रगतिवादी थे।
विचारों के स्तर पर प्रगतिवादी और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी और पहचान के स्तर पर बिंबधर्मी। ठीक है, क्या थे? विचारों के स्तर पर तो ये प्रगतिवादी थे, शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी थे और पहचान के स्तर पर ये थे बिंबधर्मी। तो ये थारे इनके बारे में, किन के बारे में? शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 60 पर। क्या है प्रश्न संख्या 60? कविता के बहाने के रचनाकार हैं। कविता के बहाने के रचनाकार हैं। कौन है कविता के बहाने के रचनाकार? है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, कविता के बहाने के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। न जाने कब से बंद इस तरह खुला घर का दरवाजा एक दिन। न जाने कब से बंद इस तरह खुला घर का दरवाजा एक दिन, जिस तरह गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 7 लाख रुपए राशि मिली थी। 7 लाख रुपए राशि लेने वाले ये अंतिम थे। 2005 के बाद ये राशि हो गई थी 11 लाख रुपए। कितनी हो गई थी? बाद में यह राशि जो है 11 लाख रुपए हो गई थी। और इनको कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कोई दूसरा नहीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1995 ईस्वी में। किसके लिए? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह। और इसी काव्य संग्रह को व्यास सम्मान भी मिला था। इसी काव्य संग्रह को व्यास सम्मान भी मिला था, कोई दूसरा नहीं को। इसके अलावा एक इनका खंड काव्य भी था आत्मजयी। आत्मजयी जिसकी जो कहानी है कठोपनिषद से ली गई है, जिसमें यम नचिकेता की कहानी है, जिसमें नचिकेता को नई पीढ़ी का प्रतीक माना गया है। नचिकेता को जिसमें नई पीढ़ी का प्रतीक माना गया है। तो ये था हमारा प्रयोगवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, जाते जाते एक बार और वो याद आ गया मुझे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शून्य चौखटे वाला, क्या है? उनके उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शून्य चौखटे वाला पागल कुत्तों का मसीहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शून्य चौखटे वाला पागल कुत्तों का मसीहा है, जो सोया हुआ जल पीकर कच्ची सड़क पर अंधेरे में सो गया। सोया हुआ जल पीकर कच्ची सड़क में अंधेरे में सो गया। अंधेरे में तात्पर्य अंधेरे पर अंधेरा। उनके उपन्यास थे शून्य चौखटे, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कच्ची सड़क और अंधेरे पर अंधेरा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं।